इलेक्ट्रॉन का तो वेव नेचर एस्टेब्लिश हो गया। अब जरा हम करते हैं किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए, जैसे ह्यूमन बॉडी तो नहीं, कॉस्को बॉल हो गई। तो हम देखना चाहते हैं लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा है डेल्टा एक्स पोजीशन में सर्टेनिटी h/4 m डेल्टा वी, ये हम पे रिलेशन है। और हम देखना चाहेंगे किसी कॉस्को बॉल के लिए, ठीक है। तो कॉस्को बॉल की बात करते हैं। कॉस्को बॉल एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, क्योंकि हम इसे नेकेड आई से अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें तो बात ये होगी कि कॉस्को बॉल का ज़्यादा से ज़्यादा मास कितना हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है। 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। कैन आई से दैट ग्राम बाई 1000, ठीक है। ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 करेंगे तो 100 से 3 जीरो तो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे 1 जीरो रहेगा तो 1/0 हो जाएगा 0.1, 1/10 हो जाएगा 0.1। और मास तो इतना पता है, देखो स्पीड आपको पता है डेल्टा वी, सर्टेनिटी क्या होगी। कॉस्को की बॉल जितना भी बढ़िया बॉलर हो 100 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा डाल नहीं सकता, उससे ज़्यादा वो जाती नहीं है, ठीक है। लेदर की बॉल भी 150 160 जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जनरली होगी 100 मीटर पर सेकंड। हाँ, चाहे लाल भी ले लो, मेरी खुद का एक्सपीरियंस है 120 से ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। तो वेलोसिटी इतनी है। अब ये निकाल के देखते हैं कि इसकी वेवलेंथ कितनी आएगी। तो एच तो हुआ 6.6 × 10⁻⁻34, ठीक है। 4 पाई की जगह 3.14, मास है 0.1 मतलब 10⁻⁻1। 0.1 को बच्चे 10⁻⁻1 लिख लो। और वेलोसिटी है 100 मतलब 10⁻2। अब इसे निकालते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 4, 2 3 6, 2 3 6, और लगभग इन दोनों को एक की बार काट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके 1/2 आया, 1/2 मतलब 0.5। यहाँ से आप पे कितना है 10⁻⁻34, 2 - 1 कितना 1, 1 ऊपर जाके -1। तो लैम्डा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 मतलब 5, यहाँ से -35 और 1 ये जाएगा -36 मीटर। भाई ये कितनी कम वेवलेंथ है। हमारी लिमिट कितनी थी 10⁻−18, और ये कितना कम आ गया। यहीं से एक बात इस्टेब्लिश हुई। और देखो ये तो कॉस्को बॉल की बात है, तो आपका तो दिखेगा ही नहीं और ये वेवलेंथ, बट होगा ज़रूर। वो हमारी ह्यूमन टेक्नोलॉजी की अभी खामियां है या कमी है कि हम वो मेज़र नहीं कर पाते, बट होती ज़रूर है, ठीक है। होती सब में, देखो इसकी भी निकली। तो डज दिस वेवलेंथ इज़ इनसिग्निफिकेंट एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में। So we can say that though lambda or wave nature for macroscopic system exists, but is अनमेजरेबल या अनवेरिफिकेबल, अभी तो नहीं है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ऐसा प्रैक्टिकल करने जाओगे आफत आ जाएगी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए ऑब्वियसली वेव नेचर या वेवलेंथ एग्जिस्ट तो करता है, बट अनवेरिफिकेबल है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो दिखता नहीं है। क्लियर, गुड। तो अब ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि वेव नेचर जैसे कोई चीज़ होती है। तो इसके बारे में जिसने अच्छा एक्सपेरिमेंट करा था, बहुत ज़्यादा, पूरी मतलब अपनी ज़िंदगी लगा दी इसी को वेरीफाई करने के लिए कि मैटर में भी वेव होती है, उसे डी ब्रॉगली बोलते हैं। तो हम देखना चाहेंगे क्या, हम देखना चाहेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बोला है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो डी ब्रॉगली ने ये बोला कि विद एवरी मैटर, हर मैटर के साथ, हर पदार्थ के साथ देयर एग्जिस्ट अ वेव कॉल्ड, यहीं से बोलूँगा डी ब्रॉगली, कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव,
और मैटर वेव। या तो ये लिख लो, या एक और मैं बोलता हूँ ओरली, वो लिखो कि विद एवरी पार्टिकल देयर एसोसिएटेड अ वेव कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। एसोसिएट होती है या एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो विद एवरी पार्टिकल देयर एसोसिएटेड अ वेव कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, ठीक है। ये लिखना मेरा, इससे काम चल जाएगा कि विद एवरी मैटर देयर एग्जिस्ट अ वेव कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, जो अपना कुछ जोड़ते हैं, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो डी ब्रॉगली वेव है, मैटर वेव है, किसी पार्टिकल के साथ, मैटर के साथ, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। यही हमने अभी देखा, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं तो दिखती है, ठीक है। तो विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बट इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसके लिए इनसिग्निफिकेंट है, इतनी खास नहीं है, क्लियर है। और अब हम इससे जुड़ी हुई एक चीज़ देखेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा डी भी बोलते हैं, लैम्डा डी ब्रॉगली, वो होती कितनी है? तो लैम्डा होता है h/p, ठीक है। h आपको पता ही है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, p मोमेंटम होता है। h क्या है? प्लैंक्स का कांस्टेंट, और p क्या है? मोमेंटम। प्लैंक्स का कांस्टेंट या मोमेंटम, ये चीज़ है। तो लैम्डा टी ब्रॉगली h/ मोमेंटम होता है मास इंटू c या वेलोसिटी v, कुछ भी बोलो, ये है, ठीक है, गुड। अब अगर इसे डिराइव करना हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हो सकता है। कैसे डिराइव करेंगे देखो, इसके डेरिवेशन कर लेते हैं। तो पहले ये देख लेना, विद एवरी मैटर देयर एग्जिस्ट अ वेव कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम लाइक इलेक्ट्रॉन बट इनसिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम लाइक कॉस्को बॉल और ह्यूमन बॉडी। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है, लिखा हुआ है लैम्डा डी वी h/p या h/mv। अब एक फाइनल चीज़ देखिए इसमें, इसकी डेरिवेशन करते हैं या डिडक्शन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हेडिंग आएगी डिडक्शन ऑफ लैम्डा डी बी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डिडक्शन करते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पार्टिकल को अगर मैटर या पार्टिकल को अगर वेव के जैसे ट्रीट करें, कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं, जैसे फोटोन ले लेते हैं, ठीक है, फोटोन भाई, फोटोन को अगर हम वेव नेचर या लाइट में देख रहे हैं तो उसकी एनर्जी आ रही है E=h/nu, ठीक है भैया। और अगर उसे पार्टिकल नेचर से देखें तो उसका कन्वर्जन होगा E=mc² से। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास इज़ द कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ और नहीं है। मास क्या है? कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, वही चीज़ है। और E=h/nu, दोनों सिक्के के दो रूप ही तो हैं, दोनों को जोड़ो। फोटोन की तो बात कर रहे हैं, वेव नेचर से ये आया और पार्टिकल नेचर से ये आया। तो h/nu बराबर कितने के? mc² के। बोलो सही है गलत? बहुत बढ़िया। अब देखो एक सिंपल सी बात, मैंने क्या करा, h/nu लिखा, m है, c एक अंदर, c एक बाहर। देखो मास इंटू वेलोसिटी होता है p, मोमेंटम। तो h/nu आ गया pc, ठीक है। और बेटा न्यू आपको पता है कितना होता है, ये वाला c/λ होता है, बराबर आ गया pc के। c से c कैंसिल हो गया, h/λ कितने के बराबर आ गया? p के। h/λ कितने के बराबर आ गया? p के। यहीं से ना, क्यों हार्ड बनाना, h/λ p के बराबर आ गया। और सिंपल सी बात है, लैम्डा यहाँ से आ गया, h/p, p मोमेंटम है, या h मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी या c। कभी कभार c होता है, कभी कभार v होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कर लेंगे।
तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी या एच अपन एम सी हम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ज़रा मैं इंक भर लूँ फिर आपको आगे पढ़ाऊँ। चलिए, तो आपने देख लिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी या एच अपन एम सी कैसा आया। अब हम कुछ खास बातें करेंगे इससे रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग, कुछ बातें यहीं से क्लियर होंगी रिगार्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी या एच अपन एम वी। देखो एच तो कांस्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो ये हमें पता चली, यहाँ से पहली बात पता चली कि लैम्डा जो है डी ब्रोगली वाला वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो सिर्फ ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, भेदभाव नहीं करता है ये चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में, नहीं, इसे चार्ज से कोई मतलब नहीं है, इसे वेलोसिटी और मास से मतलब है। और कोई चीज़ रेस्ट में होगी तब उस पर डी ब्रोगली वेव भी नहीं होगी, मतलब ये डायनेमिक प्रॉपर्टी है, एक स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो मास के इन्वर्स है, मतलब हैवियर द पार्टिकल, हैवियर द पार्टिकल, स्मॉलर इज़ लैम्डा डी ब्रोगली। और समझ लेना एक बात कि अगर हम मास का वेरिएशन कर रहे हैं तो v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे v क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तो सही बात है। देखो जैसे मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, कितना हैवी पार्टिकल है कॉस्को की बॉल, तो जितना हैवी होगा पार्टिकल उतनी कम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी। ये तो एक सिंपल सी बात है, बस जहन में थी उसे निकाल दिया बाहर। तो अगर हम लैम्डा डी ब्रोगली ले लें तो मास ले लें, रिलेशन आएगा इन्वर्स, ठीक है। कम मास तो ज़्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ, जैसे जैसे मास बढ़ेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। अच्छा दूसरी चीज़, लैम्डा डी ब्रोगली क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। और ध्यान रखिएगा मास क्या है यहाँ, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, देखो वेलोसिटी किसके साथ एसोसिएटेड होती है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो या हाई एनर्जेटिक पार्टिकल हो, ठीक है। तो द मोर एनर्जेटिक द पार्टिकल, ये पचाना थोड़ा मुश्किल होगा बट यही बात है। द मोर एनर्जेटिक द पार्टिकल मतलब के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। जितना एनर्जेटिक पार्टिकल होगा, मतलब जितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, द लेस द स्मॉलर, दा तो नहीं लगता, सॉरी प्रीपोजिशन थोड़ी है, स्मॉलर इज़ लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, उतनी कम होगी। कीपिंग मास सेम, मास सेम है। कॉस्को बॉल है ऐसे रहने दो, या कॉस्को बॉल नहीं है, कोई छोटी सी चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉन है उसे ऐसे रहने दो या उसे एक्सीलरेट करा दो। तो जब एक्सीलरेट करेंगे तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। पर जब कम वेलोसिटी होगी तो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में भी कैसे रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। कैसे रिलेशन है भैया, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, ओके। अब हमें ये बात पता चली फिर कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, मास तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, मास बस फोटोन का ज़ीरो होता है, रेस्ट मास वो भी, बट ये तो मोशन वाला मास है, मोमेंटम वाला, तो वो भी चीज़ नहीं है। तो तीसरी चीज़ हमें ये समझ में आई कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, समथिंग बाई ज़ीरो लैम्डा हो जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिट। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं, अनमीजरेबल होगा, मीज़र ही नहीं कर पाओगे। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है पॉजिटिव सेंस में इन्फिनिट है, पॉजिटिव सेंस में अनमीजरेबल है, या नेगेटिव सेंस में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, ये बात अनमीजरेबल है। इसका मतलब फॉर रेस्ट, फॉर बॉडी इन रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में हो तो देयर इज़ नो डी ब्रोगली वेवलेंथ, देयर इज़ नो डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं होगी। सो लैम्डा डी बी इज़ डायनेमिक प्रॉपर्टी, डायनेमिक प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ डायनेमिक ऑब्जेक्ट, ऐसे भी आप बोल सकते हो। डायनेमिक प्रॉपर्टी है भाई, मतलब जिसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो होगी उसी की वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगी। अब चाहे वो बहुत ज़्यादा हो बहुत कम हो तभी एग्जिस्ट करेगी, बात ये है। जैसे कॉस्को में एग्जिस्ट तो कर रही थी बट इनसिग्निफिकेंट थी, ये चीज़ है। क्लियर इतना, शाबाश। अब चौथा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी या मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जो हम डेली लाइफ में देखते हैं।
मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उन पे डू नॉट हैव वेव लाइक प्रॉपर्टी, उनकी कोई वेव लाइक प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है भैया, उन पे कोई वेव लाइक प्रॉपर्टी नहीं होती, भूल जाओ उन्हें। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑफ सब एटॉमिक डोमेन, सब एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक डोमेन। सब एटॉमिक में आपको पता ही है कौन कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ है ये। मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो और मेन बात क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिर्फ मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या मोमेंटम पे करता है, और चार्ज पे नहीं करता, चार्ज पे नहीं करेगा। ये सबको एक जैसे ट्रीट करता है, जितना ये न्यूट्रॉन को ट्रीट करेगा जैसा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को करेगा, वैसे ही प्रोटॉन को करेगा। चार्ज पे नहीं करेगा डिपेंड, ना नेचर पे करेगा कि कैसे नेचर का है। नेचर भी बहुत होता है ना सब एटॉमिक पार्टिकल के, मेसॉन्स होते हैं, मुऑन होते हैं, ऐसे होते हैं, हाइपर आयन होते हैं, तो उनको छोड़ो। तो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जस्ट डिपेंड्स अपॉन, जस्ट एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसी पे, जस्ट एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन मोमेंटम, सिर्फ ये मोमेंटम पे डिपेंड करती है, एंड नॉट अपॉन चार्ज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल, नॉट अपॉन चार्ज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के चार्ज और नेचर पे डिपेंड नहीं करती है भैया। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद यार ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ को ना आप ग्रेविटेशनल वेव समझना, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझना, ना मैकेनिकल वेव समझना, ये अलग ही चीज़ है। ये क्वांटम की दुनिया है, वो सारी फिजिकल दुनिया के थे। ग्रेविटेशनल तो ना क्वांटम है ना फिजिकल है, वो अलग ही है, वो पूरे फैब्रिक से अलग है, 3 डायमेंशनल जो फैब्रिक है उससे अलग है। ठीक है, ये तो 6th है, डी ब्रॉगली वेव्स आर फंडामेंटली डिफरेंट, फंडामेंटली बिल्कुल मतलब कोर से ही अलग है, फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव जैसे साउंड होती है। और ग्रेविटेशनल वेव तो यार बहुत ही अलग एनोमली है, उसको भी जोड़ोगे तो कोई बात नहीं, जी वेव। बट ये ग्रेविटेशनल वेव वैसे मत समझना कि आप पे, जैसे आप जेट चला रहे हो इंडियन एयरफोर्स का, तो आप पे जो G20 फोर्स लगता है वो चीज़ नहीं है। ग्रेविटेशनल वेव अलग चीज़ है। ये क्या होती है, ये वो होती है कि जब हमारे स्पेस टाइम जो फैब्रिक है वो जब बेंट होता है, डिस्टॉर्ट होता है हैवी बॉडीज़ की वजह से, जो डिस्टर्बेंस आता है उसे हम ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। इसे मेज़र करते हैं LIGO से, LIGO, LIGO ऑब्जर्वेटरी बनती है, उससे करते हैं। हाँ वैसे अब न्यूट्रिनो वेव्स भी आती हैं, उसकी भी ऑब्जर्वेटरी बन रही है इंडिया में, बट इससे काम चल जाएगा। क्लियर? तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप लोग नोट इट डाउन। और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखना चाहेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है भैया, एक ग्राफ और देख लो। अगर आपसे लैम्डा और पी का ग्राफ पूछें तो आपको वो भी आना चाहिए। लैम्डा और पी भी इन्वर्स है, तो उसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। लैम्डा और पी का ग्राफ ऐसे, ठीक है। ये अब एक सिंपल सी बात है, एक आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपका बोहर था ना, बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था, बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट बताया ना, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज क्वांटाइज। ये वैसे 8th यूनिट में पढ़ोगे, बट मैं केमिस्ट्री की तर्ज पे बोल रहा हूँ, आपने क्लास 11th में पढ़ाई है। पहले तो वही था कि जो रेवोल्यूशन का होता है वो प्रोवाइड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये है। तीसरा एमिशन का था कि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है लोअर से हाइयर या हाइयर से लोअर, तो उसे वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है या किसको देता है, वो विजिबल रीजन के फोटॉन को देता है। बट ये बोलता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज क्वांटाइज होता है। मतलब ये बोलता है एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ठीक है भैया, और ये बराबर होगा NH/2π के, NH/2π, ठीक है। mvr आपका एंगुलर मोमेंटम होता है
एंगुलर मोमेंटम, h/2π एक वेरिएबल है, और n आपका होता है क्वांटम नंबर। कौन सा वाला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो उसे इधर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डी ब्रॉगली से, ऐसे कोई बात नहीं है। देखो कैसे करेंगे। पहले तो बोहर के सेकंड पोस्टुलेट मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगर इलेक्ट्रॉन को हम ट्रीट करें वेव के जैसे, ट्रीटेड एज वेव, तो इन अ गिवन ऑर्बिट, देयरफॉर इन अ गिवन ऑर्बिट, किसी गिवन ऑर्बिट में उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, डिस्टेंस ट्रैवल वो बराबर होगा कितने के? n लैम्डा के। n मतलब ऑर्बिट नंबर, किसी गिवन ऑर्बिट n में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, और इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। लैम्डा मतलब 1 ऑर्बिट में कितनी वेवलेंथ होगी? लैम्डा। 2 ऑर्बिट में 2 लैम्डा, 3 ऑर्बिट में 3 लैम्डा, 4th ऑर्बिट में 4 लैम्डा, ऐसी n ऑर्बिट में n लैम्डा होगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर देगा? n लैम्डा। बट अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो? पार्टिकल हो, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा 2πr। सर्कुलर है ना, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2πr। r क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जो हमने ये लिखा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है। बट दोनों एक ही चीज़ है। एक बार अगर हमने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के जैसे ट्रीट करा तो डिस्टेंस आएगा जैसे कोई गाड़ी करती है 2πr, सर्कुलर होता है ना ऑर्बिट, और अगर वेवलेंथ के टर्म्स में देखेंगे तो n लैम्डा हो जाएगा। बट अगर हम इन दोनों को जोड़े भी तो डिस्टेंस कवर यहाँ से आया n लैम्डा, और यहाँ से आया कितना? 2πr। लैम्डा आपको ऊपर से पता ही है कितना है, h/p है, h/p, और यहाँ आ गया 2πr। h कितना होता है वहाँ से देखो, चलो ठीक है, NHP कितना है? mv, और यहाँ पे कितना आ गया? 2πr। ठीक है, तो बना सकते हो आप, देखो NH लिखा, 2π को नीचे चलाओ, ठीक है, और mv इधर भेजा, r पहले से ही है। क्या ये बोहर का सेकंड प्रिंसिपल था? बोहर का सेकंड प्रिंसिपल था ना ये। बोहर का सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम, सॉरी v भी जाएगा, mvr, यह है हमारा एंगुलर मोमेंटम, यह है n ऑर्बिट नंबर, यही तो लिखा था ना पहले, ऑर्बिट नंबर। अरे यार भूल गए क्या? यही नहीं लिखा था, NH/2π, तो वो यहाँ से आया। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव के जैसे ट्रीट करें तो n लैम्डा हो जाएगा, पार्टिकल के जैसे ट्रीट करें तो 2πr हो जाएगा। दोनों को बराबर रखो, डी ब्रॉगली वाली लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है तो डी ब्रॉगली होगी, लैम्डा h/p हो गया, h हो गया he, p हो गया mv, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये है। तो ये हमने करा वेरिफिकेशन ऑफ बोहर्स। देखो तो कितनी फिजिक्स रिलेटेड है। अगर ठीक से आती हो तो आपके लिए क्या है? चाइल्ड प्ले है, ऐसे कर सकते हो आप, किसी को भी कहीं से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हालांकि ये सारी चीज़ जो बोहर का है ये क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, बट हमने इसे क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से करा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ बोहर सेकंड प्रिंसिपल फ्रॉम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमने करा ये, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमने बोहर का सेकंड प्रिंसिपल भी निकाल लिया। देखा है ना आपको कैसे निकाल दिया? वेरी गुड। अभी बस इसमें एक चीज़ है, आपको फाइनली एक चीज़ बताता हूँ, फिर 2 टॉपिक बचे हुए उसे ख़त्म करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, यूनिट को बाय बाय करते हैं। कि देखो क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में बस इतना फ़र्क है कि क्वांटम फिजिक्स QP, क्लासिकल फिजिक्स CP, लिमिट कुछ भी हो t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, आपको इन्फिनिटी तक वेट करना पड़ेगा। क्लासिकल फिजिक्स में तो आपको क्वांटम फिजिक्स मिल जाती है, तो इसलिए क्वांटम फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी, हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, क्योंकि अगर हम एक्यूरेटली जाएं तो हमें t टेंड्स टू इन्फिनिटी तक वेट करना पड़ेगा। अगर हमें क्लासिकल फिजिक्स के एक्सप्लेनेशन क्वांटम फिजिक्स से समझने हैं, अगर हमें क्लासिकल फिजिक्स के एक्सप्लेनेशन एक्यूरेटली क्वांटम फिजिक्स से समझने हैं, क्लासिकल फिजिक्स में बहुत से डीमेरिट है ना, अगर उन्हें क्वांटम फिजिक्स से एक्यूरेटली समझने हैं तो हमें इन्फिनाइट टाइम तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्वांटम फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं ताकि हमें इतना वेट ना करना पड़े। क्लियर है इतनी बातें? गुड। जितना आप क्वांटम फिजिक्स समझ जाओगे उतना आपने कम समझा है उसे, ऐसा समझ के आप चलना। गुड, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आएगी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम और किस किस के टर्म्स में लिख सकते हैं, देखते हैं, और किस किस के टर्म में लिख सकते हैं। अभी तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गुड।
हमारी नेक्स्ट सेटिंग है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली, डी भी लिख लो बच्चों, बुरा तो नहीं मानोगे, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सर हमें क्या पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की कितनी है? हमें तो बस ये पता है कि वी नो दैट कि लैम्डा होता है h/p और p होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो उसे भूल जा अभी, बस इतना याद रख। लैम्डा कितना होता है? h/p होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो हमने क्या करा, सिंपल सी बात है, लेट एन इलेक्ट्रॉन इज, लेट एन इलेक्ट्रॉन having charge E, एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितना है? E है, एंड मास m है, उसे हमने एक्सेलरेट कर दिया, बी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट कर दिया उसे, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज कितना है? E है, मास कितना m है, उसे हमने एक्सेलरेट कर दिया बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स। हमने उसे एक्सेलरेट कर दिया बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स, ठीक है। नाउ इट गेट्स काइनेटिक एनर्जी, उसको क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। एक्सेलरेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी भाई, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना होता है ना, तो इट गेट्स काइनेटिक एनर्जी मतलब उसने गेन कर ली। पहले तो 0 थी, अब कितनी हो गई? तो सिंपल से बात है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ठीक है भैया। मास m है, वेलोसिटी v होगी जब ये एक्सेलरेट हो जाएगा, और मास m है। बट क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आज काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो क्या काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इंटू पोटेंशियल बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकते हो, क्योंकि एनर्जी की हमने EV भी लिखी है, तो काइनेटिक एनर्जी को EV भी लिख सकते हैं या QV। तो Q तो हमारा E हो गया, चार्ज तो E है, और पोटेंशियल कितना है? V है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? हाफ mv² या EV। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, जब इतनी चीज़ें हो गई तो हम देखते हैं P को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यार आप खुद ही बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? शर्माना मत, हाफ mv² होता है। बोलो होता ही नहीं होता है? यस सर होता है। मैं चाह रहा हूँ बेटा कि आप क्या करो, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दो। कर दिया सर, क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी m इंटू एम हो गया m², ये v² और ये 2m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हुआ क्या था? कितना? m² v² हो गया p²/2m, मास इंटू वेलोसिटी p होता है ना, तो p²/2m, तो p² हो गया 2m ke काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फिर p कितना हो गया? √2m ke हो गया, ठीक है। बट सर इलेक्ट्रॉन के लिए ke तो EV है, ठीक है सर, तो p की जगह कितना आ गया? 2m ke की जगह कितना? EV। बट हमेशा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो हम QV भी यूज़ करेंगे, ठीक है भैया। क्या भी यूज़ करेंगे? QV भी यूज़ करेंगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए लिख लिया 2m EV। तो देखो अब जब इतनी चीज़ें हो गई, 2m EV आ गया हमारा मोमेंटम, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो फिर हमारा लैम्डा बना कितना इलेक्ट्रॉन का? तो देखो कितना बना, लैम्डा आपका बना h/p की जगह ये √2m EV। गुड। V आपका पोटेंशियल है, E आपका चार्ज है, m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, h लिखा, ठीक है, √2m E अंदर लिख लिया, और 1/√v अलग से लिख लिया। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं, बट ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है। कितनी है ये? तो आपको पता होना चाहिए, h की वैल्यू तो होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻³ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब kg। ये सारी वैल्यू डालते हैं, तो देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी आई? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻³
अपॉन में √2 है, ठीक है। मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और साथ में चल रहा है 1/√v। तो अब इसे हटाते हैं, हमें पता है कितना चल रहा है साथ में, इंटू 1/√v। तो यकीन मानिए मेरा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12.27 इंटू 10 की पावर -10, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके, है ना। अपॉन में चल रहा है √v, तो इसे हम बोल देंगे वेवलेंथ, है ना। तो 12.27 अपॉन √v चल रहा है और 10 की पावर -10 होता है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम सिर्फ मीटर के लिए एक्सक्लूसिव होता है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। ये सारा मीटर में आएगा। तो वेवलेंथ डी ब्रोगली वाली आ गई 12.27, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या अगर इसे नैनोमीटर में करना है तो नैनोमीटर में भी कर सकते हो। तो ये आएगा, पॉइंट आगे चल जाएगा 1.227 अपॉन √v नैनोमीटर। जो लिखना है आपको वो लिख लेना। दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर, गुड। अब बस अब इसमें एक चीज़ करेंगे जो ज़रूरी है। ये सब तो आपने देख लिया, हमेशा इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो इसे थोड़ा हम जनरलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो जनरलाइज़ करने के लिए हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला 2-3 बातें। वो ख़त्म हो गया टॉपिक। नोट लिखेंगे। नोट ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू p²/2m। के है काइनेटिक एनर्जी, p²/2m, और p² हो जाएगा 2mk, या p हो जाएगा √2mk, ठीक है। और तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, पहला फॉर्म h/p, तो h/p, p बन गया √2mk, ठीक है। दूसरी चीज़, काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2m, मास किसी पार्टिकल का होगा, अलग अलग है ना, प्रोटॉन का अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का अलग होता है, न्यूट्रॉन का अलग होता है, अल्फा पार्टिकल का अलग होता है, यह है। और चार्ज आता है, काइनेटिक एनर्जी आती है पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो q लिख देंगे और v लिख देंगे। तो एक तो फार्मूला ये याद रखेंगे 2mqv। साथ में देखो, अगर हम गैसियस नेचर देखें, ठीक है, कोई एटॉमिक पार्टिकल है तो उसका भी होता है, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। हमें ये पता है थर्ड, सिंस काइनेटिक एनर्जी किसी एटॉमिक पार्टिकल की जो हीटेड हो रखा है, उसे हम ये भी लिख सकते हैं 3/2 kBT। बोलो हाँ या ना, यस सर, लिख सकते हैं। kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको पता होना चाहिए बोल्ट्जमैन कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर, और 10 की पावर -34 ऐसे रहता है, ठीक है। R0/Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मेरे हिसाब से 1.2 इंटू 10 की पावर -23 होता है, ये ना। और यूनिट तो आप इसके बना सकते हो, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन कितना होता है, ये 1.23 ऐसे कुछ होता है, इंटू 10 की पावर -5 ऐसे कुछ होता है। यूनिट आप लोग देख लेना, मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये इसके टर्म में क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 था, m था, और साथ में क्या है, k है। k क्या है, k अलग चीज़ है, ये k काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया। ये k भी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो k की जगह आएगा 3/2, और यहाँ पे आएगा kb, और यहाँ पे आएगा t, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से थर्ड फॉर्म आई, लैम्डा इज इक्वल टू h/√, अब पे आई 3mkBT, 3mkBT। kB भी कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन, आपको दे रखा होगा उसकी वैल्यू, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रही, बट काम चला लेंगे, ठीक है, गुड। अब हम पे लास्ट टॉपिक जो है, उसने तो भाई हद ही मचा दी थी। उसने एक्सपेरिमेंटल वेव डेमोन्स्ट्रेशन करा, किसका, वेव नेचर का। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करा। तो देखिए क्या है वो चीज़, फिर इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो देखेंगे। अभी पहले ये कर लो। नेक्स्ट हेडिंग एम पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन
ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे तो इसका श्रेय दिया जाता है डेविसन और जर्मर को, यूएसए में थे, इन्होंने 1927 में ये एक्सपेरिमेंट करा था। बट एक और बंदे हैं स्कॉटलैंड के हैं। तो पहले तो ये पूरा श्रेय किसे जाता है, किसी किसी किताब में लिख देते हैं उस दूसरे एनोनिमस बंदे का नाम। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट करा था यूएसए में 1927 में, और इन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से फिर वेवलेंथ भी मेज़र करी कितनी थी। एक तो इन्होंने करा, दूसरा साथ में जेपी थॉमसन, जे थॉमसन नहीं है बेटा, जेपी थॉमसन है, जेपी थॉमसन, जे थॉमसन के पुत्र मेरे हिसाब से, यार अंदाज़ा नहीं है बट देख लेना। जेपी थॉमसन ये कर रहे थे स्कॉटलैंड में इसी टाइम में 1927-28 लगभग इतने, ठीक है। दोनों ने साथ साथ ही करा था। तो क्या करा, दे ऑब्जर्व्ड डिफ्रैक्शन इफेक्ट विद बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड बाय क्रिस्टल। सिंपल सी बात है, और यहीं पे मैं आपको थोड़ा वो भी बताऊंगा क्या है, ब्रैग्स लॉ जो होता है सॉलिड स्टेट में जो हमने पढ़ा था वो भी यूज़ करेंगे। तो दे स्टडी मेनली क्या करा इन्होंने, दे स्टडी डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। डिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब जो लाइट होती है अगर किसी शार्प ऑब्स्टेकल से टकराती है तो उसका पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है, वो है। तो दे ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न्स या इफेक्ट विद बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्केटर्ड बाय या क्रिस्टल, जनरली निकल क्रिस्टल लेते हैं। तो दे स्टडी डिफ्रैक्शन पैटर्न्स या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स, जो इलेक्ट्रॉन की बीम है इलेक्ट्रॉन गन से छोड़ेंगे, ठीक है, स्केटर्ड बाय क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल लेंगे, पोलराइड लेंगे उससे, और क्रिस्टल लेना कौन सा, निकल ले लेंगे, ठीक है। तो ज़रा आप पहले इसका डायग्राम देखें फिर आगे की बातें करेंगे, ठीक है, गुड। तो देखिए डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, डेविसन और जर्मर ने क्या करा, बेसिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, मैंने बड़ा सा डायग्राम तो नहीं बताया, बट यहाँ पे हाई टेंशन होती है और यहाँ लो टेंशन होती है, ठीक है, वोल्टेज वेरी कराते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एमिट करेगी, रेडिएट करेगी, और फिर हमने यहाँ कॉलीमीटर लगाया है। कॉलीमीटर का काम बेसिकली इतना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको फाइन बीम में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे निकल का क्रिस्टल है, निकल के क्रिस्टल से वो इलेक्ट्रॉन टकरा के डिफ्लेक्ट होंगे, तो जितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे उसे बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन गन है, बीम निकली, बीम को कन्वर्ट करने के लिए, फाइन बीम में कन्वर्ट करने के लिए कॉलीमीटर लगाया, कॉलीमीटर निकल क्रिस्टल में वो टकराया, क्रिस्टल से वो डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बनाया उसने इंसिडेंट और डिफ्लेक्टेड बीम के बीच में, वो थीटा होता है, और यहाँ पे कलेक्टर लगाया और कलेक्टर को ज्वाइन करा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। तो इलेक्ट्रॉन गन है बेसिकली बना देना, कॉलीमीटर फाइन बीम में कन्वर्ट करेगा, क्रिस्टल लगाया, स्केटर हुआ थीटा एंगल पे, और यहाँ पे हमने कलेक्टर लगा रखा है, कलेक्टर के साथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। अब ये मान के चलना जो डिफ्रैक्टेड या डिफ्लेक्टेड बीम दोनों बोल लो, बात ही की है, ठीक है, डिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, डिफ्लेक्टेड भी हो रहा है। तो जो डिफ्रैक्टेड बीम की जो इंटेंसिटी होगी और जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आएगी वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट है। तो द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीडिंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा हमारी रीडिंग भी आएगी। अब डेविसन और जर्मर ने ये तरह तरह की हाई टेंशन और लो टेंशन से वोल्टेज वेरी करके ऑब्जर्वेशन ली, और जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी इंटेंसिटी पीक्स का वेरिएशन बनाया। मतलब 44 वोल्ट में कुछ अलग पीक आई होगी, 45, 46, 47, 48, 63, 65, 66, 67, इस वेरिंग वोल्टेज में, अलग अलग वोल्टेज में अलग तरह के हमें डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी पीक्स मिली, ठीक है, इंटेंसिटी पीक्स मिलेंगी, ठीक है, और रीडिंग भी अलग अलग आएगी। तो 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक करा इन्होंने। बट यार एक पर्टिकुलर वोल्टेज, मतलब निकल क्रिस्टल के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज है 54 वोल्ट, उसमें सबसे ज़्यादा पीक आई कितने डिग्री की, 50 डिग्री की, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आई, ना 68 में आई, ना 45 में आई, ना 50 में आई, सीधा कहाँ आई, 54 वोल्ट में। कितनी पीक आई, 50 डिग्री की मैक्सिमम पीक आई, ठीक है जी। और ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था ब्रैग्स लॉ में,
2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अभी इसे आगे देखेंगे, बट आप ये देखो ये पीक मैंने दिखा रखी है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इंटेंसिटी है, और एक फाइनल पीक जो यहाँ पे खतरनाक सी आई वो 54 वोल्ट पे आई 50 डिग्री की, ये जो मैंने दिखा रखा है आपको। अब हम ब्रैग्स लॉ लगाएंगे। ब्रैग्स लॉ ने क्या बताया, ब्रैग्स लॉ हमारा शो करता है पार्टिकल नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर। तो ब्रैग्स लॉ ने ये बोला कि 2d साइन थीटा n लैम्डा दिखाएंगे हम डिफ्लेक्शन के लिए, या d होती है इंटर स्पेसिंग। क्या होती है? इंटर स्पेसिंग। d हमारी होती है इंटर स्पेसिंग बिटवीन क्रिस्टल, ठीक है, शायद मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट ये होती है लगभग 0.81 एंगस्ट्रॉम, इतनी होती है, ठीक है। नहीं तो आपकी बुक्स में है ये वैल्यूज़, आप देख लेना, मेरा काम कंसेप्ट बताना है। तो d लगभग कितना होता है? 0.181 या 0.81 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और हम n जो लेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन लेंगे, पहला ऑर्डर का डिफ्रैक्शन लेंगे, पहला ही डिफ्रैक्शन देखना है, पहला ऑर्डर का डिफ्रैक्शन देखना है, पहली बार जो वो डिफ्लेक्ट हुआ वही देखना है। n की वैल्यू 1 लेंगे और ज़रा यहाँ से लैम्डा निकालेंगे, तो देखिए 2 इंटू 0.81 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इंटू साइन थीटा देखो आपको पता है कितना है, 50 है, साइन 50, n की वैल्यू 1 है और यहाँ पे है लैम्डा। तो लैम्डा यार यहाँ पे नॉर्मली आएगा आपका 0.165 नैनोमीटर, यहाँ से लैम्डा इतना आया। जब हमने क्या लिया, पार्टिकल नेचर लिया, तो लैम्डा इतना आया 0.165 नैनोमीटर। अब जब हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन सी? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यहाँ वो क्यों यूज़ कर रहे हो सर? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एस्टैब्लिश करना है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लेंगे तो हमारा पार्टिकल में वेव नेचर एस्टैब्लिश होगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन की होती है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ वोल्टेज, और यहाँ पे आता है एंगस्ट्रॉम, या ऐसे लिख लें इसे 1.227 नैनोमीटर, ऐसे लिख लें 1.227 नैनोमीटर। देखो वोल्टेज आपकी 54 वोल्ट पे 50 डिग्री आया था, तो डिग्री वहाँ डाल दिया, वोल्टेज यहाँ डालेंगे, तो 1.227 और वोल्टेज कितनी है? रूट ऑफ 50 है नैनोमीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व तो करना नहीं है, रटना ही है, ये रगड़ा मानना है, तो 0.167 नैनोमीटर आएगा। तो चाहे आप पार्टिकल नेचर से लो, ब्रैग्स लॉ से, चाहे वेव नेचर की डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से लो, लैम्डा लगभग बराबर आया। यहीं से हमारा वेव नेचर एस्टैब्लिश हो गया कि जो वेवलेंथ एज अ फार्मूला जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, मतलब ब्रैग्स लॉ, उससे निकालें, और चाहे वेवलेंथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो वेव नेचर को शो करता है उससे निकालें, वेवलेंथ एक ही आ रही, तो दस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एस्टैब्लिश। यही एक्सपेरिमेंट था, इससे वेव नेचर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एस्टैब्लिश हो गया। उन्होंने दोनों तरीके से निकाला, पार्टिकल से भी, वेव से भी। वोल्टेज वेवलेंथ लगभग सेम आई, तो यहीं से आपका वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का एस्टैब्लिश हो गया। क्लियर है इतना? काफ़ी आसान से था ये, और इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं, यही है। हालांकि आप एक और चीज़ देखना कि एक वीडियो देखना है यूट्यूब में, वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बच्चों को पहले भी बताई थी, क्योंकि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तो डेविडसन जर्मर ने करा, एक और ने करा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एस्टैब्लिश बाय डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसने भी करा, ठीक है। और ये बहुत मतलब एक बोल सकते हैं साइंस की दुनिया का, फिज़िक्स की दुनिया का सबसे बैफलिंग, अभी तक सुलझने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पाया, कोई इसकी सॉलिड डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाया कि ऐसा होता क्यों है। एक यूट्यूब वीडियो देख लेना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, किसकी? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखना विज्ञान टीवी अच्छे से देखना, 1.5 की स्पीड में देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन कितना अजीब सा है, एनोमलस है, ये दुनिया फिर कितनी अजीब है, हम कितने अजीब हैं। हम आंखें बंद करें तो क्या होता है, और खोल दे तो कैसी होती है ये दुनिया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो यहीं पे थ्योरी ख़त्म होती हुई 2-3 वीडियोज़ की न्यूमेरिकल की आएंगी, बट थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस क्या होंगे और यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो जैसे आपके प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम एच से डिनोट करते हैं,
यार इसकी यूनिट लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे डायमेंशंस, यूनिट और डायमेंशंस। देखो तो प्लैंक्स कांस्टेंट का तो डायरेक्ट रिलेशन जो है E इज इक्वल टू एच न्यू से, एच की वैल्यू आई E बाई न्यू, E होता है जूल, न्यू होता है सेकंड इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड हो गया, जूल होता है एनर्जी, ठीक है। फोर्स ml/t - 2, तो ये होगा ml² t - 2, तो एनर्जी हो गई, और एक सेकंड है तो t और होगा, तो ये आ जाएगा ml² t⁻⁻1, जो भी आपको लगता है वो लगाइए। तो ml² t-1 हो गया आपका किसका, इसका प्लैंक्स कांस्टेंट का। नेक्स्ट स्टेप है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एक तरह की एनर्जी है, वर्क फंक्शन जिसे W0 या φ0 से डिनोट करते हैं, एक तरह की एनर्जी है, जूल में होगी, और जूल के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ml² t⁻⁻2। फिर आप पे तीसरा आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ सकते हैं आपसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम V0 से डिनोट करते हैं, यूनिट तो इसकी वोल्ट्स होगी, और वोल्ट आपको निकालने पड़ेंगे डायमेंशन, तो V इज इक्वल टू IR, यही होता है, इससे नहीं निकालना, कभी नहीं निकलेंगे ज़िंदगी में, आर के आपको पता ही नहीं है। तो पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, की होता है IT, तो I के लिए A, T के लिए T, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ml² t⁻⁻2, यहीं से निकालेंगे, तो कितना आएगा m, ठीक है, L², ठीक है, T ऊपर जाएगा -3 a⁻⁻1, तो ml² t⁻⁻3 a⁻⁻1। देन उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आप पे एक नई चीज़ आई थी यहाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके निकालना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी μ0 होती है, फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज में होगा, और डायमेंशन आएंगे t⁻⁻1। नेक्स्ट इसके बाद आप पे आए थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो कि आपका था लैम्डा से डिनोट, और वेवलेंथ होता है मीटर में, तो डायमेंशन आ गया L। तो इतनी चीज़ें कर लेना है, चैप्टर खत्म होता हुआ। अब 2-3 वीडियो न्यूमेरिकल की आएगी, फिर इसे टाटा बाय बाय करेंगे। थैंक यू।